Hello guys, welcome back to the channel YouTube Demystify. We will be continuing with our epistemology syllabus semester 6 Bachelor of Arts in Philosophy and आज हम लोग करने वाले हैं ये हमारा लास्ट टॉपिक है लास्ट यूनिट का एंड ये है radical skepticism. So we'll be doing radical skeptical paradox, skepticism and closure, Moreanism and contextualism. अब जो हम radical skeptical paradox की बात करें तो हमने चैप्टर 18 में डिस्कस किया था skepticism about other minds. मतलब कि हमें नहीं पता कि हमारे जैसे ही और अलग दूसरे माइंड्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, जैसे हमारे माइंड एग्जिस्ट करता है. तो हम इस चैप्टर में भी स्केप्टिसिज्म की बात करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में जो हम स्केप्टिसिज्म की बात करेंगे वो थोड़ा सा एक्सट्रीम फॉर्म ले लेगा, थोड़ा सा रेडिकल फॉर्म ले लेगा और ड्रामेटिक फॉर्म ले लेगा. सो वेयर एज द स्केप्टिसिज्म ऑफ द प्रीवियस चैप्टर वाज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन डोमेन. हम सिर्फ दूसरे माइंड्स के एग्जिस्टेंस तक की ही बात कर रहे थे. इस चैप्टर में जो स्केप्टिसिज्म है हम देखेंगे दैट इट इज इम्पॉसिबल टू नो एनीथिंग मच. मतलब देखो, प्रीवियस चैप्टर में तो हम क्या करते थे कि हम नहीं पता लगा सकते कि दूसरे माइंड्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, लेकिन इस चैप्टर में हम रेडिकल स्केप्टिसिज्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कुछ भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं. पिछले चैप्टर में हम सिर्फ माइंड्स तक की बात कर रहे थे, इस चैप्टर में हम बोल रहे हैं कि कुछ भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, हमें यही नहीं पता है. तो अगर हम देखें, रेडिकल स्केप्टिसिज्म जो है वो एक फिलोसॉफिकल पोजीशन नहीं है, लेकिन एक चैलेंज की तरह है. मतलब कोई भी थ्योरी, जैसे नॉलेज की कोई भी थ्योरी जो है, अगर वो रेडिकल स्केप्टिसिज्म को ओवरकम नहीं कर पाता है, मतलब उस थ्योरी में कोई ना कोई फॉल्ट है, तो रेडिकल स्केप्टिसिज्म को एक चैलेंज, एक बेंचमार्क की तरह देखा जाता है थ्योरी ऑफ नॉलेज के लिए, जो डिफरेंट थ्योरीज होती है नॉलेज के लिए. तो इसीलिए रेडिकल स्केप्टिसिज्म जो है वो एक मेथोडोलॉजिकल फंक्शन फुलफिल करता है, एक मेथड की तरह, कि दिस इज अ पर्टिकुलर मेथड की जो भी थ्योरी ऑफ नॉलेज है मस्ट ओवरकम रेडिकल स्केप्टिसिज्म. तो अगर किसी की थ्योरी स्केप्टिसिज्म प्रूफ है नहीं है, तो मतलब वो उस थ्योरी में देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद दैट थ्योरी, सीरियसली रॉन्ग विद दैट व्यू. तो अब हम अगर देखिए, अकॉर्डिंगली वी आर नॉट टू थिंक ऑफ द स्केप्टिक एज अ पर्सन, as someone who's trying to convince us of anything, but rather as an intellectual conscience. तो skeptic जो है वो एक तरह से हम किसी पर्सन को नहीं व्यू करें कि दिस पर्सन इज अ skeptic जो हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करी है. मतलब हमें किसी भी चीज़ के एग्जिस्टेंस के बारे में पता नहीं, मतलब इन शॉर्ट हमें कुछ नॉलेज नहीं है. लेकिन एक्चुअली में हम skeptic को कैसे व्यू कर रहे हैं, हमारा इंटेलेक्चुअल कॉन्शियस, कि हमारा इंटेलेक्ट हमें ये चैलेंज कर रहा है कि हम कैसे प्रूफ्स प्रोवाइड करें कि हमें कुछ पता है या कुछ नहीं पता है. तो स्केप्टिकल आर्ग्यूमेंट्स जो है उसके दो कंपोनेंट्स हैं. पहला कंपोनेंट है स्केप्टिकल हाइपोथेसिस. तो एक स्केप्टिकल हाइपोथेसिस क्या होता है, ये हम समझते हैं मूवी मैट्रिक्स में. तो मैट्रिक्स जो एक मूवी थी, उसमें बेसिकली क्या था कि एक जो प्रोटैगनिस्ट होता है मूवी का, उसे अचानक से, मतलब उसे रियलाइज होता है, उसे पता चलता है कि वो एक्चुअल में रियलिटी को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है. कि एक कंप्यूटर मतलब जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसका नाम होता है नियो, वो एक कंप्यूटर हैकर होता है. तो वो ये डिस्कवर करता है कि एक्चुअल में जितने भी ह्यूमंस हैं ना, उनकी ये जो एक्सपीरियंस है वो रियल एक्सपीरियंसेस नहीं है, वो बस एक वैट में है. वैट में है इन द सेंस कि एक ऐसे लिक्विड है जिस जो न्यूट्रिएंट्स वाले लिक्विड है, जिसमें ह्यूमंस जो है वो फ्लोट कर रहे हैं. और बेसिकली जो सुपर ह्यूमंस, जो एलियंस टाइप के जो है, वो क्या कर रहे हैं कि वो फीड कर रहे हैं एक्सपीरियंसेस को हमारे माइंड में. तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम एक्चुअली में उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट रियलिटी में वो चीज़ हमें से फीड कराई जा रही है. मतलब एक तरह से हमारे ब्रेन के अंदर फीड कराई जा रही है. तो हम लोग वर्ल्ड को एक्चुअली में एक्सपीरियंस कर नहीं रहे, हमें ऐसा सिर्फ इल्यूजन हो रहा है कि हम वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं. So a skeptical hypothesis is a scenario in which you are radically deceived about the world and yet your experience of the world is exactly. और skeptical hypothesis का मेन पॉइंट क्या होता है कि आप भले डिसीव हो रहे हो, वो रियल वर्ल्ड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वर्ल्ड का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे होता अगर आप डिसीव ना हुए होते. तो मतलब अगर आप उस वैट में नहीं होते, तो जैसा आप वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते वैसा ही आपको इल्यूजन फीड कराया जा रहा है, बल्कि आप रियल में वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर नहीं रहे हो, लेकिन वैसा आपको इल्यूजन फीड कराया जा रहा है. तो वो दोनों में डिफरेंस नहीं है. मतलब आप डिफरेंस बता नहीं सकते कि एक है जिसमें एक्सपीरियंस को फीड कराया जा रहा है और एक जिसमें रियल एक्सपीरियंस है, दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं बताया जा सकता है. सो द फेट ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इन द फिल्म द मैट्रिक्स, हु कम्स टू रियलाइज दैट हिज प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऑफ द वर्ल्ड आर इन फैक्ट बीइंग फेड इनटू हिज ब्रेन while his body was confined to a large vat. Accordingly, while he seemed to be experiencing a world rich with interaction between himself and other people, in fact he was not interacting with anybody or anything at all, at least over and above the tubes in the vat that were feeding him his experience, but was instead simply floating motionlessly. तो ऐसी ट्यूब्स जो थी उसके ब्रेन से कनेक्टेड थी, और वो जो पूरा इल्यूजन था वो बहुत रियल था. मतलब बहुत ही ऐसा लग रहा था कि एक्चुअल में ये सब चीज़ें हो रहा है, बहुत ही हाइपर रियलिस्टिक था. The problem posed by skeptical hypothesis is that we seem unable to know that they are false. तो इस hypothesis के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि हमारा एक्सपीरियंस ट्रू है कि फॉल्स है. अगर हमारा जो एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब जो हम एक्सपीरियंस करेंगे वर्ल्ड में, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्केप्टिकल हाइपोथेसिस में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो फिर हम किस बेसिस पे बोले कि कौन सा रियल है कौन सा इल्यूजन है, क्योंकि दोनों में बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस हो रहा है. बहुत ही जो इल्यूजन है स्केप्टिकल हाइपोथेसिस जो है, उसमें भी बहुत ही रियल एक्सपीरियंस हो रहा है. मतलब डिफरेंस कोई नहीं बता सकेगा कि ये रियल एक्सपीरियंस है कि इल्यूजरी एक्सपीरियंस है.
तो फर्स्ट की क्लेम ऑफ द स्केप्टिकल आर्ग्यूमेंट इज दैट वी आर अनेबल टू नो दैट वी आर नॉट द विक्टिम ऑफ स्केप्टिकल हाइपोथेसिस। तो स्केप्टिकल आर्ग्यूमेंट जो है, मतलब स्केप्टिकल मतलब कि हमें कुछ भी ज़्यादा नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता, हमारे पास नॉलेज एक्चुअली में है ही नहीं। तो स्केप्टिकल आर्ग्यूमेंट का सबसे पहला क्लेम ही यही है कि एक्चुअली में हम खुद ही डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि हम स्केप्टिकल हाइपोथेसिस के विक्टिम है या नहीं है, क्योंकि ये सब मतलब जो हमारा इल्यूजन है, जो ट्यूब से हमको फीड कराया जा रहा है, वो भी इतना रियल लग रहा है कि हम रियल एक्सपीरियंस और वो जो एक्सपीरियंस हमको फीड कराया जा रहा है उसके बीच में हम डिफरेंस नहीं बता। The second component of the skeptical argument involves the claim that if we are unable to know the denials of skeptical hypothesis, it follows that we are unable to know very much at all. तो पहला क्लेम क्या है कि हम skeptical hypothesis में, दूसरा क्लेम ये है कि अगर हम skeptical hypothesis को डिनाई नहीं कर पा रहे, skeptical hypothesis क्या है कि हम एक्चुअली में कुछ चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, ये सब अनरियल है, इल्यूजन है, हमको ऐसा दिखाया जा रहा है कि हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसका डिनायल मतलब हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उसका सेकंड क्लेम ये है कि अगर हम लोग स्केप्टिकल हाइपोथेसिस को डिनाई नहीं कर पा रहे, मतलब हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि वो एक्सपीरियंस रियल है या इल्यूजन है, तो हम ज़्यादा कुछ भी नहीं जान सकते। जैसे कि मुझे क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं डेस्क के ऊपर, जैसे द ऑथर इज सेइंग कि वो बैठ के ये चैप्टर लिख रहे हैं, बट उन्हें ये नहीं पता है कि वो एक्चुअली में चैप्टर लिख नहीं रही है, उनको फीड कराया जा रहा है, मतलब कोई ऐसा सुपर ह्यूमन, कोई एलियन है जो उनको ये एहसास दिला रहा है कि आप लिख रहे हो, आप बैठे हुए हो, और ये एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम होता अगर वो स्केप्टिकल हाइपोथेसिस में नहीं होते तो भी। तो इसीलिए डिफ्रेंशिएट करना कि वो एक्चुअली में डेस्क पे बैठे हैं या फिर वो एक वैट के अंदर है और ट्यूब से उनको ये सब फीड कराया जा रहा है, ये डिफरेंस बताना बहुत मुश्किल है। तो जब तक हम स्केप्टिकल हाइपोथेसिस को रूल आउट नहीं कर सकते, तब तक यही बात आ जाती है कि हम कुछ भी जान पा रहे हैं कि नहीं, हमारे पास कोई भी चीज़ की नॉलेज है कि नहीं। तो जो स्केप्टिकल आर्ग्यूमेंट है, अगर हम देखें प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 एंड कंक्लूजन, वी आर अनेबल टू नो द डिनाइल्स ऑफ स्केप्टिकल हाइपोथेसिस। हम नहीं बता सकते कि हम स्केप्टिकल हाइपोथेसिस में है या नहीं है। अगर हम स्केप्टिकल हाइपोथेसिस को डिनाई नहीं कर सकते तो हम फिर सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा नहीं जान सकते, और इस कंक्लूजन निकल के आता है कि हमें ज़्यादा सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड या नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड है ही नहीं। So, two very plausible claims about our knowledge can thus be used to generate a valid argument which produces this rather devastating, radically skeptical conclusion. In this sense, the skeptical argument is a paradox, that is a series of apparently intuitive premises which validly entail an absurd and thus a counterintuitive conclusion. तो ये जो पैराडॉक्स है, इससे क्या हो रहा है, ये बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव है, मतलब हमारे लिए इमेजिन करना कि हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, हम तो बस एक कोई और ही मतलब मोशनलेसली हम लोग बस फ्लोट कर रहे हैं, हमको एक्सपीरियंस फीड कराया जा रहा है, ये सब रियल नहीं है, ये काउंटर इंट्यूटिव कंक्लूजन निकल के आ रहा है। वन माइट थिंक दैट द वीकेस्ट लिंक इन दिस आर्गुमेंट इज द सेकंड प्रीमाइस, ऑन द ग्राउंड्स दैट इट इज फार टू मच टू आस्क ऑफ एन ओवर दैट शी बी एबल टू रूल आउट रैडिकल स्केप्टिकल हाइपोथेसिस। तो हमें क्या लगेगा कि सेकंड वाला जो क्लेम है कि किसी से ये बोलना कि आप स्केप्टिकल हाइपोथेसिस में हो या नहीं हो, ये रूल आउट करना बहुत मुश्किल है। ये मतलब अगर हम देखें फर्स्ट ग्लांस में तो हमें ये सेकंड क्लेम सबसे वीक लगेगा। व्हाई शुड इट बी, फॉर एग्जांपल, दैट इन ऑर्डर टू बी प्रॉपर्ली सेट टू नो दैट आई एम सिटिंग एट माय डेस्क राइट नाउ, आई मस्ट फर्स्ट बी एबल टू रूल आउट द पॉसिबिलिटी दैट आई एम नॉट बीइंग फेड। Surely all that I need to do in order to have knowledge in this case is to form my belief in the right kind of way and for that belief to be supported by the appropriate evidence. तो अगर हमें इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट करना है कि हाँ, हम एक्चुअली में बैठे हुए हैं डेस्क के सामने और हम किसी वैट में नहीं है, कहीं ऐसे सुपरफिशियल हुए सुपर कंप्यूटर्स द्वारा ऑपरेटेड नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा बिलीफ जो है कि हाँ, हम एक्चुअली में रियलिटी में सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस बिलीफ को हमें करेक्ट तरीके से फॉर्म करना होगा और फिर उसके साथ अप्रोप्रिएट एविडेंस भी होना चाहिए। जैसे कि एक एविडेंस कि हाँ, हम हमारे सामने जैसे ऑथर जो है बैठ के वो डेस्क देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऑल ऑफ दैट। टू डिमांड मोर दैन दिस सीम्स perverse, and if skepticism merely reflects unduly restrictive epistemic standards, then it isn't really as problematic as it might first seem. We can reject perverse epistemic standards with impunity. It is only the intuitively correct ones that we need to pay serious attention to. तो सिर्फ हमें ये जो परवर्स मतलब कि बहुत ही एकदम नॉनसेंस एंड सेंसलेस वाली जो क्लेम्स है कि हम स्केप्टिकल हाइपोथेसिस में हैं, इनको हमें रिजेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ किन पे फोकस करना है, इंट्यूटिव वालों पे। ऐसी क्लेम्स, ऐसी आर्ग्यूमेंट्स जो हमें लग रहा है कि इंट्यूटिव है, जैसे कि हो सकता है कोई क्लेम ऐसा है कि हम हाइपोथेसिस में एक्चुअली है, वो उनमें से जो इंट्यूटिव क्लेम्स हैं जिनको रिजेक्ट करना हमारा मेन फोकस होना चाहिए। Nevertheless, there is an additional way of motivating premise to one that makes it truth seem entirely contentious. Consider the closure principle. अब closure principle क्या बोलता है? Closure principle के अकॉर्डिंग अगर हमें एक प्रोपोजिशन पता है और दूसरा प्रोपोजिशन हमें एक प्रोपोजिशन ए पता है, फॉर एग्जांपल प्रोपोजिशन ए जो है वो प्रोपोजिशन बी को एंटेल करता है या प्रोपोजिशन बी को सपोर्ट करता है, तो इसका मतलब हमें प्रोपोजिशन बी भी पता है। ओके, तो दिस इज समथिंग, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि जब अगर हम इसके एग्जांपल देखें अकॉर्डिंग टू द बुक में जो है मेंशन कि ऑथर जो है वो अभी अपने डेस्क के ऊपर बैठे हुए हैं, ये प्रोपोजिशन ए है दैट ही इज सिटिंग ऑन हिज डेस्क। अब प्रोपोजिशन ए जो है वो प्रोपोजिशन बी को एंटेल कर रहा है कि अब वो अगर डेस्क पे बैठे हैं, इसका मतलब वो अपने डोर के पास खड़े नहीं है, मतलब वो ही इज नॉट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिज डोर बिकॉज ही इज सिटिंग
at his desk, he is not standing next to a door. ये proposition A जो है वो proposition B को entail कर रहा है, support कर रहा है. इसका मतलब हमें proposition B भी पता है कि I am not standing next to the door, standing next to the door. तो proposition A, I am sitting at my desk. Proposition B, I am not standing at the door. And तो proposition A proposition B को entail कर रहा है और हमें proposition A पता है, मतलब proposition B भी पता है that I am not standing at the door. तो ये प्रिंसिपल जो है, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी प्लॉजिबल एंड बहुत ही फाउंडेशनल प्रिंसिपल अपने आप में, क्लोजर प्रिंसिपल. हाउएवर दैट इट फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट वन इज सीटेड एट वंस डेस्क इन वंस ऑफिस, दैट वन इज नॉट एंगेज्ड इन अ लार्ज वैट, बीइंग फेड द एक्सपीरियंसेस एज इफ वन वर सिटिंग एट वंस डेस्क. Aside from anything else, if one were in the vat, then wouldn't be seated at all, but floating in the nutrients contained therein. Accordingly, given the closure principle, it follows that if I know that I am correctly seated in my office, then I also know that I am not engaged in a large vat being fed. तो क्लोजर प्रिंसिपल कैसे स्केप्टिकल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की कोशिश करता है? क्लोजर प्रिंसिपल यही बोलता है कि अगर मुझे पूरी श्योरिटी के साथ पता है कि हाँ मैं अभी अपने डेस्क पर ही बैठा हूँ, इसका मतलब क्लियर है कि मैं किसी वैट में इनक्लोज नहीं हूँ, मुझे एक्सपीरियंसेस फीड नहीं कराए जा रहे हैं. तो क्लोजर प्रिंसिपल के थ्रू कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं स्केप्टिकल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की. लेकिन जो स्केप्टिक्स है वो पॉइंट आउट करते हैं दैट सीम्स प्रिसाइसली द काइंड ऑफ थिंग दैट आई कुड नेवर नो. तो स्केप्टिक्स इसमें क्या पॉइंट आउट करते हैं कि यही तो आप नहीं पता कर सकते. आप कैसे श्योरिटी के साथ बोल रहे हो कि आप अपने डेस्क पर ही बैठे हो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस इतना रियल लग रहा है कि जो रियल एक्सपीरियंस है और जो फॉल्स एक्सपीरियंस है उनके बीच में डिफरेंशिएट करना ही मेन बात है, जो हम नहीं कर पा रहे. स्केप्टिक्स का आर्ग्यूमेंट यहाँ आता है. In effect, what the skeptics' use of the closure principles does is make knowledge of normal everyday propositions, that is the sort of propositions which we would usually regard ourselves as unproblematically knowing, contingent upon knowledge of the denials of skeptical hypothesis. Moreover, since the principle is so plausible, it makes this connection seems entirely intuitive. That is, the demand that I should know the denials of skeptical hypothesis seems now to be the product of entirely reasonable epistemic standards, not perverse one. The trouble is, of course, that with this demand in place, skeptical conclusions appears irresistible. So स्केप्टिक्स क्लोजर प्रिंसिपल को कैसे यूज करते हैं? एक तो वो क्या कर देते हैं कि ये जो क्लोजर प्रिंसिपल है इससे हमें सिर्फ एवरीडे थिंग्स की नॉलेज पता चले कि ठीक है, जो बहुत ही कॉमन चीजें हैं, एवरीडे चीजें हैं, जैसे कि द स्मॉल थिंग्स लाइक जैसे मैंने आज खाने में ये खाया या समथिंग लाइक दिस. लेकिन जो स्केप्टिकल हाइपोथेसिस है उसके डिनायल्स जो है वो ऑफकोर्स उसके डिनायल के ऊपर ही बेस होगा ना, क्योंकि अगर हम स्केप्टिकल हाइपोथेसिस को डिनाई कर रहे हैं कि हम एक वैट में नहीं है, हम फ्लोट नहीं कर रहे हैं, तभी हम ये एवरीडे थिंग्स की जो नॉलेज है, जैसे कि आज सुबह हमने खाने में दाल चावल खाए, तो ऐसी चीज़ों को फिर वो कॉमन नॉलेज बना देते हैं. बट इज ओनली नोन थ्रू क्लोजर प्रिंसिपल. और ये प्रिंसिपल जो है वो इतना प्लॉजिबल, मतलब दिस प्रिंसिपल सीम्स इंट्यूटिव. हमें लगता है कि दिस इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन आवर इंट्यूशन, विच इज बेस्ड ऑन कॉमन नॉलेज, कि हम लोग स्केप्टिकल हाइपोथेसिस को डिनाई कर रहे हैं और इसीलिए हमें पता है कि जो सारी चीज़ें हैं, हमने खाने में क्या खाया या मैं अभी डेस्क के सामने बैठी हूँ, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें रियल लग रही है. स्केप्टिसिज्म एंड क्लोजर. What is one to do about this skeptical argument? One possibility might be to respond by rejecting the closure principle, although this is easier said than done. After all, how such should a plausible principle be false? How could it be that I could know one proposition, know that it entails a second proposition, and yet fail to know that entails proposition? Indeed, the only instances where this kind of principle seems at all problematic is when it is employed in skeptical arguments, and this suggests that perhaps the reason why we find the closure principle problematic here is simply that it is helpful to the skeptic. If this is right, then the move to deny this principle smacks of desperation. तो क्लोजर प्रिंसिपल का डिनायल का पता है सिर्फ इसी वजह से आता है, तो कि वो जो स्केप्टिक्स है, जो स्केप्टिकल हाइपोथेसिस का आर्ग्यूमेंट है उसको सपोर्ट कर सके. तो क्लोजर प्रिंसिपल के डिनायल से स्केप्टिकल आर्ग्यूमेंट जो है वो सपोर्ट हो रहा है. देयर आर मोटिवेशंस दैट कैन बी ऑफर्ड इन डिफेंस ऑफ रिजेक्टिंग दिस प्रिंसिपल, एटलीस्ट एज द स्केप्टिक एम्प्लॉयज इट. One way in which some have gone about rejecting the closure principle is by appeal to the fallibilist intuition that in knowing something I only need to be able to rule out all relevant possibilities of error and don't have to rule out all relevant possibilities of error and don't have to rule out all possibilities of error. Taking rule out here to mean know to be false, this means that in order to know something I only need to know that a restricted range of error possibilities are false, not that all of thereafter. That would be infallibilism. देखो फैलिबिलिज्म क्या होता है? फैलिबिलिज्म मतलब कि सिर्फ हमारे रेलेवेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर को हम देख रहे हैं. रेलेवेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर मतलब कि बहुत सारी चीजें, जैसे अगर हमें कंपैरिजन करें, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ऑफ एरर हमारा क्या है? फैलिबिलिज्म का मतलब क्या होगा? एक पॉसिबिलिटी ऑफ एरर क्या है कि आपने एक्चुअली में आज सुबह खाने में दाल चावल खाए, लेकिन आपको एरर क्या हो रहा है कि, या फिर चलो मान लेते हैं कि शाम को खाने में डिनर में लेट्स से कि योर मदर कुक्ड राइस एंड दाल, ठीक है, आपकी मदर ने डिनर के लिए दाल चावल बनाए, लेकिन आपको एक एरर हो गया कि आपकी मदर ने रोटी सब्जी बनाई है. ओके, नाउ दिस इज अ रेलेवेंट पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, क्योंकि ये बहुत ही इट्स नॉट रिलेटेड टू समथिंग विच इज कॉमन या स्मॉल और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ये एक रेलेवेंट पॉसिबिलिटी ऑफ एरर. एंड देन देयर इज रूल आउट ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर. तो ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर मतलब हम उस स्केल की एरर्स की बात कर रहे हैं जहां पर हम लोग डिनाई करें कि नहीं, हम किसी वैट में नहीं है,
हम एक्चुअली में हमारा उन चीज़ों का डिनाइल, जैसे मान लेते हैं कि आप एक्चुअली में एक वैट में इंक्लोज्ड हो, एक्चुअली में आपको चीज़ें फीड कराई जा रही है, लेकिन आप उसको एरोनस ना समझ के उसको ट्रू मान रहे हो कि नहीं नहीं हम एक्चुअली में वैट में नहीं है और हम जो भी सेटिंग में बैठे ये सब रियलिटी है। तो एक हुई रेलेवेंट पॉसिबिलिटी ऑफ एरर और एक है उस ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर, फार फेचड पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर्स। The complaint raised by fallibilists against the closure principle, however, is that it demands that we know the falsity of even far-fetched and thus intuitively irrelevant error possibilities, such as skeptical hypothesis, and hence then there is something deeply suspect about it. तो fallibilist का यही कहना है कि हमें इतनी far-fetched चीज़ों की, जैसे skeptical hypothesis है, उनके बारे में भी हमें falsity जो है वो closure principle से। तो fallibilist का कहना है कि जो closure principle है वो क्या डिमांड करती है कि ऐसी far-fetched या फिर irrelevant चीज़ें, क्योंकि fallibilist का फोकस का relevant चीज़ है, हमारी relevance जो होनी चाहिए उसके ऊपर फोकस करना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक ऐसी चीज़ है स्केप्टिकल हाइपोथेसिस। अब स्केप्टिकल हाइपोथेसिस का एग्जिस्टेंस होना हमारे लिए बहुत ही इररेलेवेंट चीज़ है, क्योंकि हम डिफरेंस नहीं बता पा रहे हैं कि एक्चुअली में रियलिटी क्या है और एक्चुअली में हल्यूसिनेशन क्या है। तो ये बहुत ही इररेलेवेंट पॉसिबिलिटी है। तो फैलिबिलिस्ट का कहना है कि क्लोजर प्रिंसिपल से हमें इररेलेवेंट चीज़ों की पॉसिबिलिटी का पता चला, वो इतनी इररेलेवेंट है हमारे लिए, इट डजंट मैटर टू अस। तो दैट इज व्हाई दे डिनाई द क्लोजर प्रिंसिपल। Although superficially appealing, this line of argument is not that persuasive on closer inspection. Notice that the closure principle is entirely compatible with fallibilism. This principle does not demand that you know that all error possibilities are false, but also those error possibilities which are known to be incompatible with what you know, which is a much weaker claim. One cannot therefore reject the closure principle solely on fallibilist grounds. तो fallibilist जो argue करते हैं कि closure principle तो हमें बहुत ही irrelevant चीज़ें भी पता चलती है जिनका हमें डेली लाइफ में कुछ काम ही नहीं है। अब जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि एक बहुत ही हम अभी इंडिया में हैं और अफ्रीका में कोई पर्सन है जिसकी मदर ने रात को खाने में दाल चावल बनाए, लेकिन उस पर्सन को लग रहा है कि उसकी मदर ने रात को खाने में रोटी सब्जी बनाई है। अब फैलिबिलिस्ट का कहना है कि क्लोजर प्रिंसिपल से हमें उस नॉलेज का भी पता होगा, जबकि वो नॉलेज हमारी लाइफ में रेलिवेंट है, उसका होना ना होना और इस नॉलेज का पता होना हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, इट इज इररेलेवेंट इन आवर लाइफ। तो फैलिबिलिस्ट का कहना है कि क्लोजर प्रिंसिपल को इसलिए डिनाई कर देना चाहिए क्योंकि हमें इररेलेवेंट चीजों की पॉसिबिलिटी ऑफ एरर भी बता देता है जो हमारे लिए रेलिवेंट ही नहीं है। लेकिन दिस इज अ वीकर ग्राउंड, बहुत ही वीक आर्गुमेंट है ये क्लोजर प्रिंसिपल को डिनाई करने का। एवरीथिंग thus rests on further claim being made here about relevance, that skeptical hypotheses are far-fetched and therefore of their nature irrelevant. The problem with this suggestion is that it is hard to see just what besides a blank statement of intuition could justify the thought that skeptical hypotheses are irrelevant. Indeed, why doesn't the fact that we know that they are inconsistent with our everyday beliefs such that those beliefs cannot be true if the skeptical hypothesis obtained make them relevant? तो अब यही क्लेम ये आती है कि रेलेवेंस के हम स्केप्टिकल हाइपोथेसिस को कितना रेलेवेंट मान रहे हैं और कितना इररेलेवेंट मान रहे हैं। सो इस वजह से जो क्लोजर प्रिंसिपल फैलिबिलिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि क्लोजर प्रिंसिपल को रिजेक्ट कर देना चाहिए, वो रिजेक्शन स्टैंड नहीं करता। A different tack taken by fallibilists in order to attack the closure principle has been to suggest that the mark of knowledge is that one has a true belief which is sensitive to the truth in the following sense. अब हम देखेंगे the sensitivity principle। अब sensitivity principle क्या होता है? अब देखते मान लेते हैं कि एक एजेंट को कोई प्रोपोजिशन पता है और एजेंट का जो ट्रू बिलीफ है उस प्रोपोजिशन में वो उस सेंस में सेंसिटिव होना चाहिए। ठीक है, कैसे होना चाहिए? हम एक एग्जांपल से हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम गेटियर केस में देख चुके हैं कि एक पर्सन को एक बंद घड़ी से टाइम पता चलता है, ठीक है, और वो उस टाइम के बारे में ट्रू बिलीफ मान लेता है कि वो घड़ी बंद है, लेकिन जिस समय उस पर्सन ने बंद घड़ी को देख के टाइम देखा उस समय वो एक्चुअली मतलब मान लो घड़ी जो है वो 8:15 पर बंद हुई, जो पर्सन उसने 8:15 पर ही टाइम देखा तो वो घड़ी फिर सही टाइम बता रही है। तो हम ये मान लेते हैं कि उसने एक्सीडेंटली जो नॉलेज गेन करी, मतलब वो नॉलेज नहीं है, वो ट्रू बिलीफ है। अब इस केस में जो एजेंट है उसे पता नहीं है कि उसको जो टाइम पता है वो सही है या गलत है, या उसका बिलीफ जस्टिफाइड है या नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ मैटर ऑफ लक है, सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो गया, एक लक हो गया कि उसने उसी समय पे घड़ी देखी जिस समय पे वो घड़ी बंद हुई। अब वन वे ऑफ फ्लैशिंग आउट दिस आइडिया दैट द बिलीफ इन दिस केस इज जस्ट टू लकीली ट्रू टू काउंट एज नॉलेज इज टू नोटिस दैट इट इज अ बिलीफ व्हिच इज इनसेंसिटिव। अब हम इसको कैसे वो करते हैं? ये इनसेंसिटिव बिलीफ है। इनसेंसिटिव का मतलब क्या होता है? आफ्टर ऑल, हैड व्हाट द एजेंट बिलीव्ड बीन फॉल्स if the time had been a minute earlier or later, for example, but everything else been false. If the time had been a minute earlier or later, for example, but everything else has stayed the same, then we should have carried on believing what she does, regardless, even though it is no longer true. In contrast, someone who finds out what the time is by looking at a working clock will form a sensitive belief about what the time is, since were the time to have been different, but everything has stayed the same, then the clock would have displayed a different time and the
agent would therefore have formed a different and likewise true belief about what the time is. In short, a sensitive belief is one that changes as the facts change. तो sensitivity principle के हिसाब से sensitive belief क्या होता है कि जब facts change होते हैं तो फिर जो हमारी belief है वो भी change हो जाती है. Insensitive belief मतलब जैसे कि जो हमने अभी घड़ी का एग्जाम्पल देखा कि एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि जो पर्सन है उसने एक बंद घड़ी को देखा, लेकिन उसने बंद घड़ी में टाइम जो है वो 1 मिनट बाद देखा. घड़ी बंद हुई 8:15 पे, पर्सन ने देखा 8:16 पर. अब वो भले ही 1 मिनट का टाइम डिफरेंस है, लेकिन फिर भी जो एजेंट है उसका बिलीव, पहले केस में तो लकीली बिलीफ उसका ट्रू हो गया कि जिस समय पे घड़ी बंद हुई उसी समय पे उसने टाइम देखा. तो सेंसिटिव बिलीफ मतलब कि अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएंगे उसके साथ अगर जो बिलीफ है वो भी चेंज हो जाएगा, वो होगा हमारा सेंसिटिव बिलीफ. और सर्कमस्टांसेस चेंज होने के साथ अगर फैक्ट्स चेंज ना हुए, हमारी बिलीफ ना चेंज ना हुई, तो फिर वो होगी इनसेंसिटिव बिलीफ. तो सेंसिटिविटी प्रिंसिपल बोलता है मतलब वो बिलीफ जो कि फैक्ट्स के साथ सर्कमस्टांसेस के साथ सेंसिटिव है. What is interesting about the sensitivity principle is that while most of our everyday beliefs are sensitive to the truth, our anti-skeptical beliefs, such as our belief that we are not brains and bats, are not sensitive. तो हमारे जो डेली एवरीडे बिलीफ्स है वो सेंसिटिव है. कैसे सेंसिटिव है कि सर्कमस्टेंसेस चेंज होंगे तो हमारे बिलीफ भी उसके साथ चेंज होंगे. लेकिन इनसेंसिटिव कौन से बिलीफ्स है? हमारे एंटी स्केप्टिकल बिलीफ. जैसे कि जो हमारा बिलीफ है कि हम लोग वैट में इनक्लोज नहीं है, हमेशा नहीं इमेजेस एक्सपीरियंसेस फीड नहीं कराए जा रहे. ये इनसेंसिटिव बिलीफ है, क्योंकि चाहे हम जितना भी करें ये बिलीफ जो है वो चेंज नहीं होगा. वाई? क्योंकि वो हम डिफरेंस ही कभी नहीं बता पाएंगे. वो रियलिटी और जो एक्चुअल में है उसके बीच में इतना डिफरेंस है कि हम बता ही नहीं पाएंगे कभी कि ये चीजें एक दूसरे से इतनी अलग है कि हम हल्यूसिनेशन में है या रियलिटी में. माई बिलीफ दैट आई एम प्रेजेंटली सिटिंग एट माई कंप्यूटर राइटिंग दिस फॉर एग्जाम्पल इज सेंसिटिव सिंस वर दिस टू बी फॉल्स बट एवरीथिंग एल्स द सेम, सच एज इफ आई वाज स्टैंडिंग अप नेक्स्ट टू माई कंप्यूटर फॉर एग्जाम्पल देन आई वुडंट एनी लॉन्गर बिलीव दैट आई वाज सिटिंग. तो क्योंकि हमारे एवरीडे बिलीफ सेंसिटिव कैसे हैं? अभी हम डेस्क के सामने बैठे तो हम यही बिलीव करेंगे. अब अगर मान लो हम उठ के डोर के पास खड़े हो जाते तो हमारा बिलीफ चेंज हो जाएगा. तो जैसे ही सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए हमारा बिलीफ चेंज हो गया. लेकिन हमारा ये बिलीफ कि हम वैट में नहीं है, चाहे हम बैठे हो चाहे हम खड़े हो, ये हमारा बिलीफ जो है वो चेंज नहीं होने वाला. ये चाहे कोई भी सर्कमस्टेंसेस चेंज हो, ये बिलीफ कि हमें एक्सपीरियंसेस फीड नहीं कराए जा रहे हैं, हम स्केप्टिकल हाइपोथेसिस में नहीं है, ये बिलीफ हमारा चेंज नहीं होगा. वर दिस टू बी फॉल्स सो दैट आई वाज इंडीड इन अ ब्रेन इन अ वैट, देन आई वुड कैरी ऑन बिलीविंग इट रिगार्डलेस. इंडीड इट इज एक्सप्लिसिटली पार्ट ऑफ हाउ वी कैरेक्टराइज स्केप्टिकल हाइपोथेसिस दैट आर बिलीव्स इन देयर आल्सो दैट इनसेंसिटिव इन दिस वे. तो चाहे हमारा वो बिलीफ ट्रू हो या फॉल्स हो, चाहे हम एक्चुअली में ब्रेन वैट में हो या ना हो, हमारा वो बिलीफ चेंज नहीं होगा. इफ द सेंसिटिविटी प्रिंसिपल कैप्चर्स समथिंग एसेंशियल अबाउट नॉलेज, देयरफॉर देन वी कैन अकाउंट फॉर व्हाई वी फील दैट वी कैन नो एन ऑफुल लॉट ऑफ प्रोपोजिशंस व्हिच वी थिंक वी नो even while failing to know the denials of skeptical hypothesis. Of course, this would necessitate denying the closure principle, and that's a high price for any theory of knowledge to pay. परहैप्स टू हाई. तो क्लोजर प्रिंसिपल एक बहुत ही पॉसिबल, एक बहुत ही फंडामेंटल सा प्रिंसिपल है. तो अगर हम क्लोजर प्रिंसिपल को कहीं भी डिनाई कर रहे हैं तो इट इज काइंड ऑफ अ वेरी बिग डील. बट नोटिस दैट वी वुड हैव एटलीस्ट मोटिवेटेड द डिनायल ऑफ दिस प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ हाउ इट कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर एपिस्टेमोलॉजिकल प्रिंसिपल, दैट इज द सेंसिटिविटी प्रिंसिपल व्हिच वी आल्सो हैव सीन इज क्वाइट इंट्यूटिव. तो अगर हम कहीं ना कहीं क्लोजर प्रिंसिपल को डिनाई करके स्केप्टिकल हाइपोथेसिस को डिनाई करें तो लेकिन एक बात हो रही है कि उससे हम उसमें हम सेंसिटिविटी प्रिंसिपल का यूज करें तो वो भी एक इंट्यूटिव प्रिंसिपल है. Murianism. A very different sort of response to this argument might be to try to use the closure principle to your own anti-skeptical advantage. The general idea is that one can employ the closure principle in order to show that we do know the denials of skeptical hypothesis after all, because we know lots of mundane claims which entail the falsity of these hypotheses. तो Murianism जो है, Murianism एक ऐसी वो है जिससे हम closure principle का यूज करें skeptical hypothesis को डिनाई करने के लिए. इसके पहले तक तो closure principle जो है skeptical hypothesis को डिनाई बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पाए, लेकिन जैसे कि fallibilist क्लेम करते हैं. बट Murianism के अकॉर्डिंग what Murianism is saying is कि अब हमें स्केप्टिकल हाइपोथेसिस की डिनायल के बारे में बहुत सारी चीजें पता है, तो उससे इंटेल होता है कि हम स्केप्टिकल हाइपोथेसिस में नहीं है. जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल पढ़ते हैं, आई सीम टू बी सिटिंग एट माय डेस्क राइट नाउ, एवरीथिंग अपीयर्स टू बी एंटायरली नॉर्मल. ऐसे सर्कमस्टेंसेस में वी वुड टिपिकली ग्राउंड प्रोवाइडेड दैट व्हाट आई बिलीव इज ट्रू ऑफ कोर्स, दैट आई डू नो दैट आई एम सीटेड एट माय डेस्क एज नोटेड अबव. हाउएवर इफ वी ग्रांट नॉलेज इन दिस केस एंड इट फॉलोज गिवन दैट आई नो दैट आई कैन नॉट बी बोथ सिटिंग एंड फ्लोटिंग, दैट आई मस्ट नो दैट आई एम नॉट फ्लोटिंग. तो एक इससे क्या होगा कि अभी मुझे पता है मैं बैठी हुई हूँ, डेस्क के सामने बैठी हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मतलब मैं किसी वैट में फ्लोट नहीं कर रही हूँ. That I must know that I am not floating in a vat, somewhere being fed misleading impressions of the world. The anti-skeptical thought that might arise at this point is thus to contend that despite first impressions, we do know that we are not the victims of skeptical hypothesis. तो Murianism बोल रहा है कि हो सकता है हमें कभी लगे, लेकिन हमें पता है कि हम skeptical hypothesis में नहीं है, क्योंकि हमें उसको डिनाई करने के लिए बहुत सारे क्लेम्स पता है. हमें पता है कि हमने खाने में आज खाया, हमें पता है कि हमने भी पानी पिया, हमें पता है कि हम डेस्क पे बैठे हैं, हमें पता है कि हमने ये कपड़े पहने हुए हैं, हमें पता है कि हमने हमारी फ्रेंड से बात की, हमने हमारे पेरेंट्स से बात की. वी नो सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. और इस वजह से ये सारे क्लेम्स जो है वो स्केप्टिकल हाइपोथेसिस को डिनाई करते हैं. वी नो दिस प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ आर रादर मंडेन थिंग्स. ये बहुत नॉर्मल मंडेन चीज है, एवरीडे लाइफ की बिलीव्स है. ये हमने ये करा, हमने वो करा, हम अभी वॉशरूम गए, हम अभी उठकर अपने फ्रेंड से बात करी, हमने अभी खाना खाया, हमने आज ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना. वी नो सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. लेकिन ये मंडेन चीजें हैं, बट ये मंडेन चीजें जो है इसी से हम लोग ये डिनाई करते हैं कि हम स्केप्टिकल हाइपोथेसिस में नहीं है.
तो ये हो रहा है क्लोजर प्रिंसिपल से, दैट बिकॉज आई एम सिटिंग एट माई डेस्क, मतलब मैं किसी फैट में फ्लोट नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मैंने अभी मम्मी के हाथ का बना खाना खाया तो मैं किसी फैट में फ्लोट नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मैंने अभी अपने फ्रेंड से बात की, मतलब मैं किसी फैट में फ्लोट नहीं कर रही हूँ। तो ये जो है इस फॉर्म का जो एंटी स्केप्टिकल आर्ग्यूमेंट है, ये जी मूर ने एसोसिएट करा है, इसलिए इसको मूरियनिज्म भी कहा जाता है, दिस अप्रोच टू स्केप्टिसिज्म, जिसमें हम क्लोजर प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं स्केप्टिकल हाइपोथेसिस को डिनाई करने के लिए। दिस वे ऑफ ट्राइंग टू टर्न द क्लोजर प्रिंसिपल बैक अगेंस्ट द स्केप्टिक इज रियली क्वाइट dubious. However, for one thing, what is at issue is whether we do know anything of substance, and thus it seems somewhat question begging to make use of an instance of knowledge in order to show that we can know the denials of skeptical hypothesis. After all, especially since we have already seen that a skeptical claim that we cannot have such knowledge is very plausible. अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक इसलिए हो जाता है क्योंकि एक्चुअली में मूरियनिज्म क्लेम करे कि हमें एवरीडे नॉलेज, एवरीडे बिलीव्स है, इसलिए हम वैट में फ्लोट नहीं करें। लेकिन स्केप्टिक्स का तो मेन क्लेम ये है कि हमें क्या एवरीडे लाइफ के बारे में ज्यादा पता है, ये जो जितनी मंडेन चीजें हैं, हम अभी बैठे हैं, हमने ये कपड़े पहने के, ये ट्रू है, ये एक्चुअली में नॉलेज है कि ये सिर्फ हमारा एक इल्यूजन है, धोखा है। तो स्केप्टिक्स का जो आर्ग्यूमेंट है एक तरीके से हम उसी को यूज कर रहे हैं उनको डिनाई करने के लिए, which is quite very not plausible, not workable. Moreover, given the plausibility of the skeptical premise regarding our inability to know the denials of skeptical hypothesis, the current state of play seems to be less a victory to Murianism as merely a further problem for one's theory of knowledge that needs to be resolved. How could it be that we can know the denials of skeptical hypothesis given that there appears to be nothing in our experiences which could possibly indicate to us that we are not in such a scenario? The Murian cannot simply assert that we have such knowledge without also explaining how such knowledge come to be possessed, but that is far more difficult than it might at first seem. तो मूरियनिस्ट जो क्लेम करते हैं, जो क्लेम करते हैं कि क्योंकि हम अभी बैठे हैं, हमने ये कपड़े पहने हैं, हमने ये खाना खाया, ये सारी चीजें हमें इंडिकेट करते हैं कि हम वैट में फ्लोट नहीं कर रहे हैं, स्केप्टिकल हाइपोथेसिस में नहीं जी रहे। तो स्केप्टिक्स का मेन आर्ग्यूमेंट ये कि हमें ये एवरीडे चीजों के बारे में भी कैसे पता चलेगा, हाउ आर वी इवन श्योर ऑफ समथिंग लाइक दिस, कि ऐसी कोई नॉलेज भी एग्जिस्ट करती है। नेवरदलेस देयर आर वेज ऑफ गिविंग मूरियनिज्म सम फर्दर मोटिवेशन इन दिस रिगार्ड. One way of doing this is by allying the view in some form of direct realism of the kind we saw in chapter 7. Recall that the direct realism claimed that we directly experience the world, and thus argue that we should not conclude from the fact that we are unable to tell the difference between cases where we are not deceived and counterpart deceived cases, that is, cases where everything seems the same, such as the brain in a vat case, that we do not directly experience the world in non-deceived cases. In this picture, then, the thought is that our experiences in the non-deceived cases are not the same as in deceived cases, even though we cannot tell the difference between them. If this picture is right, it could go some way to supporting Murianism, since it undermines the skeptical claim that we can't possibly know the denials of skeptical hypothesis, given that our experiences would be exactly the same even if such hypothesis obtained. तो एक तरह से जो डायरेक्ट रियलिज्म है, डायरेक्ट रियलिज्म में हमने यही पढ़ा था, वी हैव डिस्कस्ड प्रिसाइसली दिस ओनली, कि हमारा जो डिसीव्ड केस है और हमारा जो नॉन डिसीव्ड केस है, हमने ओएसिस का एग्जांपल देखा था उस चैप्टर में, वो बहुत सेम है, कि वो इतने सेम है कि अगर हम एक्चुअली में नहीं होते, अगर वो डिसीव्ड केस नहीं भी होता तो वो एक्सपीरियंस कुछ वैसा ही होता। तो डायरेक्ट रियलिज्म के अकॉर्डिंग अगर हम स्केप्टिकल हाइपोथेसिस में अभी है तो भी हमारा एक्सपीरियंस वैसा ही है जैसे अगर हम स्केप्टिकल हाइपोथेसिस में नहीं होते तो होता। तो हमारा एक्सपीरियंस जो है उसका डिफरेंस हमारे लिए बताना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, दो डिफरेंस है बट हम वो डिफरेंस नहीं बता पाएंगे। तो ये व्यू कहीं ना कहीं मूरियनिज्म को सपोर्ट करता है। That said, the support offered Murianism by this move is limited. After all, the chief worry that the skeptic raises is not that our expertise are the same in counterpart deceived and non-deceived cases, but rather that we cannot tell the difference between such cases, and there is nothing in direct realism, as we have at least just described the view, which undermines that claim. With this in mind, Murians often take a different tack and try to show how we can know the denials of skeptical hypothesis, even though we are unable to tell such cases apart from counterpart non-deceived cases. To do this, they often propose a condition on knowledge that goes something like as follows. तो Murians जो है वो एक सेफ्टी प्रिंसिपल का यूज करते हैं। व्हाट इज द सेफ्टी प्रिंसिपल? अगर एक एजेंट को कोई प्रोपोजिशन पता है तो जो एजेंट का ट्रू बिलीफ है वो सेफ होना चाहिए। सेफ मतलब इट कुडंट हैव इजीली बीन फॉल्स. Alternatively, were the agent to continue believing that the proposition in similar circumstances, then the belief would almost always still be true. तो सेफ्टी प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि अगर हमें कोई प्रोपोजिशन पता है तो हम ऐसे ही रैंडमली कोई प्रोपोजिशन फॉर्म नहीं कर रहे होंगे, उसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन होगा, कोई रीजन होगा जिसकी वजह से हमने वो प्रोपोजिशन फॉर्म किया है। इसी वजह से हमें उस प्रोपोजिशन में कहीं ना कहीं वो प्रोपोजिशन जो है हमें उसमें बिलीव रखना चाहिए कि वो प्रोपोजिशन ट्रू है। तो सेफ्टी प्रिंसिपल के पीछे का आइडिया क्या है? टू कैप्चर द इंट्यूशन दैट नॉलेज कैन नॉट बी लकी। तो सेफ्टी प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि नॉलेज ऐसी कोइंसिडेंटली या लकीली नहीं हो सकती है। अगर हम उसमें बिलीव रख रहे हैं तो कोई ना कोई रीजन होगा। जैसे कि अगर हम एक स्किल्ड आर्चर की बात करें तो स्किल्ड आर्चर जो है वो हर बार बाय लक टारगेट पे हिट नहीं कर सकता। वो स्किल्ड है इसीलिए उसके पास उस प्रॉपर स्पॉट की नॉलेज है, इसीलिए वो हर बार या मैक्सिमम टाइम्स उस टारगेट पे हिट कर पा रहा है। तो लकीली ऐसा नहीं हो सकता कि कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया कि जो कोई आर्चर है जो स्किल्ड नहीं है और फिर भी वो हर बार निशाने पे निशाना लगा रहा है। तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो सेफ्टी प्रिंसिपल का मानना क्या है
कि हमारा किसी भी चीज में बिलीफ रखना सेफ है, क्योंकि हम वो बिलीफ ऐसे ही विदाउट एनी रीजन नहीं करेंगे। तो सेफ्टी प्रिंसिपल बोल रहा है कि आफ्टर ऑल वन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द डिफरेंस बिटवीन द स्किल्ड आर्चर हु हिट्स द टारगेट एंड द क्लमसी आर्चर हु हिट्स द टारगेट इज दैट द क्लमसी आर्चर कुड वेरी इजीली हैव मिस्ड। तो सेफ्टी प्रिंसिपल का कहना क्या है कि हम बहुत आसानी से उसमें बिलीफ नहीं रख सकते थे। ऐसा हो सकता था कि हम उस प्रोपोजिशन में बिलीफ ना रखें, लेकिन हम उस प्रोपोजिशन में बिलीफ रख रहे हैं, तो इसी वजह से कोई रीजन है हमारा बिलीफ रखना। सिमिलरली समवन हु genuinely knows rather than someone who merely happens to truly believe has a belief that could not have easily been false. Were that belief to be formed in a similar circumstance, then it would usually still be true. In order to see this contrast, someone who finds out what the time is by looking at a reliable working clock with someone who finds out that the time is looking at a broken clock, albeit one which, as it happens, is showing the right time. In the first case, the true belief is safe in that a belief about the time formed in similar circumstances, example where the time was slightly different, would continue to be true. In contrast, the true belief in the second case is unsafe, since there are lots of similar conditions in which the agent forms a belief about the time and yet a belief is false. तो ऐसा अब सेफ्टी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर कोई चलती हुई प्रॉपर वर्किंग घड़ी से टाइम देख रहा है, तो उसका टाइम, उसका बिलीफ ट्रू ही होगा। लेकिन अगर कोई बंद घड़ी से टाइम देख रहा है, वो बिलीफ भले एक बार ट्रू हो गया, लेकिन वो हर सर्कमस्टेंस में ट्रू नहीं होगा, तो उसका टाइम जो है, उसकी बिलीफ जो है, वो बहुत गलत भी हो सकता था rather than being true. What is interesting about the safety principle from our point of view is that it lends some support to the Moorean claim that we are able to know the denials of skeptical hypothesis. Even though I may lack any good reason for thinking that I am not a brain in a wire, I wouldn't be able to tell the difference between being a brain in a wire and not being a brain in a wire. After all, just so long so as circumstances are pretty much as I take them to be, then my true belief that I am not a brain in a wire won't be unsafe. This is because there won't be any similar circumstances in which I form this belief and my belief is false, for the simple reason that if the world is pretty much as I take it to be there are no similar circumstances in which I am a brain in a wire. तो सेफ्टी प्रिंसिपल का ये कहना है कि अगर कोई सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते तो हम वापस से यही बिलीफ फॉर्म नहीं करते। तो हर बार हम एक ही बिलीफ, ट्रू बिलीफ फॉर्म नहीं कर सकते, भले उसके सर्कमस्टेंसेस अपोजिट है। तो अगर हमारा ये बिलीफ है कि हम एक ब्रेन, मतलब हमारा ब्रेन एक वैट में नहीं है, फ्लोट नहीं कर रहा है हम लोग किसी न्यूट्रिएंट वगैरह में, तो वो बिलीफ सेफ है, कहीं ना कहीं किसी जस्टिफिकेशन के ऊपर ही फॉर्म्ड है। वरना अगर कोई दूसरा सर्कमस्टेंस होता तो उसमें ये ट्रू नहीं होता, ये फॉल्स होता। इफ दिस लाइन ऑफ थॉट इज ग्रांटेड, देन इट माइट बी पॉसिबल टू अलाउ दैट वी कैन नो द डिनायल्स ऑफ स्केप्टिकल हाइपोथेसिस इवन दो वी lack good grounds for these beliefs. So we can grant that the motivation to deny the closure principle as a way of dealing with the skeptical problem subsides. Notice that so construed Moreanism is clearly committed to some form of epistemic externalism, since it is allowing that we can have knowledge of the denials of skeptical hypothesis even while lacking good grounds in favor of our beliefs in the denials of skeptical hypothesis. One might want to object to this line of thought by saying that we can't simply presuppose that the world is pretty much as we take it to be. Since we presuppose that, then we have sidestepped the skeptical problem. तो यही ऑफ कोर्स एक बहुत ही ऑब्वियस था जो हमें सबसे पहली बार में इसके अगेंस्ट देखने को आता है कि how do we suppose that our belief is very much true, that it is safe. So ये presupposition है, it is not as obvious as it seems. To begin with, notice that no one disputes that if we are victims of skeptical hypothesis, then we don't know very much. The interesting question is whether even if we are not so dizzy, if we are able to know very much, and this question the skeptic replies negatively. The skeptic is therefore claiming that whatever circumstances we find ourselves in, we are unable to know very much, including that we are not the victim of a skeptical hypothesis. तो एक skeptic है, उसका क्या कहना है कि हम एक skeptical hypothesis में हो या ना हो, उसके बावजूद हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, हम लोग बहुत ज्यादा वर्ल्ड के बारे में नहीं जान सकते. Even if this objection is not fatal, however, one might still worry about the idea that we can possess anti-skeptical knowledge in this way. After all, the analogy with the skilled archer suggests that we gain knowledge in virtue of forming beliefs in a way which involves being responsive to how the world is. And yet, on this view, anti-skeptical knowledge seems to be gained even though there is no responsiveness to the world at all. Remember that the Moorean grants that we can't tell the difference between everyday life and skeptical hypothesis. In short, the worry one might have regarding such knowledge is that it involves no skill at all, and thus in this sense only luckily true, even though it may involve a safe true belief. तो सेफ्टी प्रिंसिपल का एक डिनाइल यही है कि इट्स नॉट अ वेरी स्किलफुल थिंग. सेफ्टी प्रिंसिपल में भी एक तरह से हम गेस ही कर रहे हैं कि येस वी आर नॉट इन स्केप्टिकल हाइपोथेसिस, क्योंकि हम ऐसे ही कोई भी बिलीफ फॉर्म नहीं कर लेंगे. तो सेफ्टी प्रिंसिपल भी कहीं ना कहीं इतना स्टैंड नहीं कर पाता है मूरियनिज्म को सपोर्ट करने के लिए. कॉन्टेक्चुअलिज्म. अब एक फाइनल स्केप्टिकल एंटी स्केप्टिकल थ्योरी इज कॉन्टेक्चुअलिज्म. सो कॉन्टेक्चुअलिज्म का अगर आपको मैं एक बेसिक बता दूं, कॉन्टेक्चुअलिज्म क्या करता है कि हमारी नॉलेज जो है वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि हमारे पास उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस के लिए प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं है. तो
स्केप्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैसे वो रास्ता निकालता है कि नॉलेज जो है वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव नोशन है, मतलब कि एक मोमेंट के लिए जैसे हम फ्लैट और एम्प्टी का देखें, तो जब हम बोल रहे हैं कि फ्रिज इज एम्प्टी, तो फ्रिज इज एम्प्टी का मतलब हम बोल रहे हैं कि फ्रिज इज एम्प्टी ऑफ फूड। इसका मतलब ये नहीं कि फ्रिज में कुछ भी नहीं है। हमने बोला कि फ्रिज इज एम्प्टी, इसका मतलब जरूरी नहीं है उसमें बर्फ भी नहीं है, उसमें पानी भी नहीं है। हम हो सकता है फ्रिज इज एम्प्टी फ्रूट के लिए बोल रहे हो कि कोई खाना उसमें नहीं है। हम बोलते हैं कि टेबल इज फ्लैट, तो टेबल फ्लैट है, ठीक है, टेबल का सर्फेस स्मूथ है, लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि अगर हम बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोप से देखें तो टेबल जितना चाहे कितना भी स्मूथ सर्फेस क्यों ना हो, उसके ऊपर हमें बम्प्स और फ्रिक्शन तो दिख जाएंगे। तो हम जब फ्लैट और एम्प्टी की बात करिए, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक वर्ड्स हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारा एक तरफ एम्प्टी का मतलब क्या होगा और दूसरी तरफ एम्प्टी का मतलब क्या होगा। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में यू नो इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हावेवर व्हाट इज मेंट बाय कॉलिंग समथिंग फ्लैट और एम्प्टी कुड चेंज। तो जैसे अगर हम म्यूजिक नोट्स की बात करो तो म्यूजिक नोट्स में फ्लैट नोट्स का मतलब कुछ और है, हाई नोट्स का मतलब कुछ और है। उस तरह से अगर हम एक बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग में हाई का मतलब कुछ और है, लो का मतलब कुछ और है। तो these are something जो बहुत ही कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट चीजें हैं। तो सपोज फॉर मोमेंट दैट नोज इज ऑल्सो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव इन दिस में, तो कॉन्टेक्चुअलिज्म क्या क्लेम करता है कि नोइंग इज ऑल्सो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक मतलब वन वे इन विच दिस माइट हैव इम्पोर्ट फॉर द स्केप्टिकल प्रॉब्लम कुड बी इफ द स्केप्टिक was using the term in a more demanding way than we usually use it, just as the scientist is using a more demanding conception of what counts as a flat surface. In this way we can as we can say consistently grant that a table is flat by our everyday standards, even though it might not meet the scientist's more exacting standards. So we can, it seems, grant that we know an awful lot relative to our everyday standards, even though we may not count as knowing very much relative to the skeptics' more exacting standards. More specifically, the contextualist thought is that whereas in normal context we count an agent as having knowledge just as long as she is able to rule out mundane non-skeptical possibilities of error, what the skeptic does is raise the standards for knowledge, so that in order to count as having knowledge, that agent must in addition be able to rule out far-fetched skeptical possibilities of error. तो contextualism का मतलब कि हमारे पास इतनी नॉलेज है कि हम एवरीडे चीज़ों की नॉलेज रख सकते हैं। हमारे पास एवरीडे मंडेन चीज़ें जो है, हम अभी बैठे, हमने क्या कपड़े पहने, हमने क्या खाना खाया, ये एवरीडे चीज़ों के बारे में हमारे पास बिलीफ हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्केप्टिकल हाइपोथेसिस जैसे चीज़ों की नॉलेज की, तो हमारा नॉलेज का लेवल बहुत ऊपर चले जाता है, बहुत डिफरेंट हो जाता है। अकॉर्डिंगली जो कंटेक्चुअलिस्ट है वो क्लेम करते हैं कि हमारे पास एवरीडे चीज़ों की बहुत सारी नॉलेज है। हम ये स्केप्टिकल स्टैंडर्ड्स में ये क्लेम नहीं कर सकते कि वो डिमांड्स हमारी नॉलेज मीट करती है कि नहीं करती है। तो क्लेम इज entirely compatible with the skeptical claim that we lack knowledge relative to more demanding skeptical knowledge standards. On the face of it, this is a neat resolution of the problem. For example, we don't have to deny the closure principle on this view, since provided we stick within a single context, whether everyday or skeptical, we'll either have knowledge both of everyday propositions and the denials of skeptical hypothesis, or lack knowledge both of everyday propositions and the denials of skeptical hypothesis. That is, there will be no context in which one knows the former without also knowing the latter. Moreover, we can respond to the skeptical problem while conceding that there is something right about skepticism. The skeptic is after all perfectly correct if her argument is something relative to more exacting skeptical standards. तो contextualism जैसे हमने समझा कि it is much more context dependent, कि हमारे पास एवरीडे चीज़ों की नॉलेज हो सकती है, ज़रूरी नहीं हमारे पास उन स्केप्टिकल स्टैंडर्ड्स की नॉलेज भी हो। One closer inspection, however, the contextualist response to skepticism is not nearly so compelling. For one thing, consider again the analogy with terms like flat and empty. Hasn't science shown us that strictly speaking nothing is ever really flat or empty? Of course, we talk as if there are flat surfaces and empty containers, but in fact when we think about तो जैसे फ्लैट और एम्प्टी चीज़ें एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। फ्रिज भले हम बोलते हैं एम्प्टी, लेकिन उसमें एयर तो है। मान लेते हैं हमारे पास एक पूरा बैग है, पूरा बैग एम्प्टी, उसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं, उसके अंदर एक्चुअली में एयर तो है ही, भले हम एम्प्टी उसको बोले। तो ऐसे ही जब हम नोज के बारे में बात करते हैं तो नेचुरल कंक्लूजन है कि वी डोंट रियली नो एनीथिंग बिकॉज नो वन कुड रूल आउट ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर। तो कोई भी सारी एरोनस चीज़ें, सारी फॉल्टी पॉसिबिलिटीज को रूल आउट नहीं कर सकते। ऐसा जरूरी नहीं कि हमें कुछ पता ही है, इंक्लूडिंग स्केप्टिकल एरर पॉसिबिलिटीज, इवन दो वी ऑफन टॉक लूजली एज इफ वी डू नो अ ग्रेट डील। At the very least, then it seems that contextualists must be careful what analogy they draw when they say that knowledge is highly context sensitive. But even if there are context sensitive terms which better fit the contextualist picture, there will still be other problems outstanding. तो भले हम contextualism को कहीं ना कहीं skeptical problems का लिए आंसर कर दें, लेकिन उसके बावजूद contextualism जो है वो पूरा तरह से हमारे सारे problems को आंसर नहीं कर पाएगा। Perhaps the most pressing difficulty is that it just isn't clear that the skeptical problem does trade on high standards. After all, the skeptical claim is that we have no good grounds at all for thinking that we are not the victims of skeptical hypothesis. Not that we have good grounds, but the grounds we have aren't good enough. The skeptical hypothesis ये नहीं बोल रहा है कि we don't have proper basis, पर हमारे पास जो basis है वो proper नहीं है, वो good enough नहीं है ये बताने के लिए कि हम skeptical hypothesis में है कि नहीं है। So, if this is right, then it is hard to see how appealing to different epistemic standards will help, since it seems to follow relative to any epistemic standards that you care to choose, that we lack knowledge of the denials of skeptical hypothesis, and this will mean, given the closure principle, that we lack everyday knowledge as well, again relative to any epistemic standards you care to choose. तो
कॉन्टेक्चुअलिज्म जो है वो ये चीज़ आंसर नहीं कर पाएगा कि हमारे पास एवरीडे लाइफ की नॉलेज है कि नहीं है, मतलब इट्स नॉट वेरी क्लियर, क्योंकि स्केप्टिक्स तो एक आर्ग्यूमेंट यही करे कि हमारे पास एवरीडे लाइफ की भी नॉलेज नहीं है. रिलेटेडली, इफ वी रियली कैन मेक सेंस ऑफ द आइडिया दैट वी कैन नो द डिनाइल ऑफ स्केप्टिकल हाइपोथेसिस relatively to any normal epistemic standards, and it is not clear what the motivation for contextualism would be, why not simply opt for a form of Mourianism? तो यही बात हो जाती है कि contextualism जो है, Mourianism जो है, rather going further and opting for contextualism, which holds both that we cannot know the denials of skeptical hypothesis and that a knowledge is highly context sensitive notion. So contextualism जो है वो, while superficially appealing, the contextualist response to skepticism, like the other responses that we have looked, is far from being unproblematic. So of course problem तो contextualist principle में भी है, Mourianism में भी है.